ओके, वेलकम बैक। अब हम एलिमेंटर के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर बिजनेस वेबसाइट कंप्लीट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर इसके बाद हमारा प्रो वर्जन का सारा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्पलेट्स इंपोर्ट करना, रेडीमेड टेम्पलेट्स से करना सीख लिए। उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रैपिड क्लाइंट वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब आप सीख रहे हैं एलिमेंटर को तो आपका फोकस होना चाहिए एलिमेंटर की कम्प्लीटली एज ए टूल इसको मास्टर करना, ताकि आप फ्रॉम स्क्रैच लेआउट्स बिल्ड कर सकें। फिर जो बिल्ड लेआउट हो, अगर आप टेम्पलेट्स भी इंपोर्ट करते हैं तो आपको पता हो कि किस तरह से ये सेक्शन डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप उसको रेप्लिकेट कर सकें, एडिट कर सकें या उस तरह के सिमिलर लेआउट्स बना सकें। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बिगिनर हैं, आपके जहन में आप क्रिएटिव नहीं होते, आपके जहन में आइडियाज़ नहीं होते। अच्छा, मैं बिजनेस साइट बनाने बैठा हूँ, मैं क्या फॉलो करूँ, क्या बनाऊँ, प्रैक्टिस किसके ऊपर करूँ। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली ईजीएस्ट वे होता है कि आप बनी बनाई जो वेबसाइट्स हैं उन्हें देखकर उस तरह की वेबसाइट बनानी शुरू कर लें। आपकी प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो जाती है। और इवन आप फिग्मा जैसी कम्युनिटी का सहारा ले सकते हैं, फिग्मा, बिहेंस और ऐसी कोई भी वेबसाइट जहाँ पर डिज़ाइन फॉर्मेट में पीएसटी या फिग्मा या कोई भी किसी भी फॉर्मेट में टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं जिनको आप देख कर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम फिग्मा में कोई टेम्पलेट ढूंढ लेते हैं और फिर फ्रॉम स्क्रैच एलिमेंटर के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए उस पूरी साइट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके अंदर दौरान देखेंगे कि कौन से ऐसे काम है जो फ्री वर्जन में नहीं हो सकते, और साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि जिनके लिए आपको प्रो चाहिए होगा। आपने सिंपली figma.com पर आ जाना है। फिग्मा से वर्डप्रेस कन्वर्जन के डिटेल्ड एक दो ट्यूटोरियल भी WP अकेडमी के चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन ट्यूटोरियल्स को इसको भी फॉलो करना, और मज़ीद अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि फिग्मा से चीज़ें कैसे इंपोर्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लॉग्ड इन होंगे, आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो आपके पास यहाँ पर ये तो वो टेम्पलेट्स हैं जो आपने व्यू किए हुए हैं या जो आपके ऑन करते हैं आप टेम्पलेट्स ऑन। आपने यहाँ से अ, यहाँ से कम्युनिटी प्रोफाइल पे आ जाएं और यहाँ से ये कम्युनिटी पे क्लिक कर लें। बेसिकली figma.com/community भी लिखेंगे तो आप कम्युनिटी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप वेब का जो हैश टैग है इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद फाइल प्लस टेम्पलेट्स पर क्लिक कर लें, ऐसी जो टेम्पलेट्स जिनकी फाइल्स भी अवेलेबल हैं, ताकि आप जो है वो उन्हें एक्सेस करके एडिट कर सकें। और हम अभी मैं कोशिश करूँगा कि किसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट की तरफ ना जाएं, ताकि जो है वो आपको चीज़ें समझाने में मुझे भी आसानी हो और उसको हम क्विकली अचीव कर सकें। और यहाँ पर पेड प्लस फ्री में से आप फ्री सिर्फ फ़िल्टर आउट कर लें, ऐसे टेम्पलेट्स जो सिर्फ फ्रीली अवेलेबल हैं। इसको देख लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आपको लैंडिंग पेजेस मिलेंगे कि होम पेज का कंप्लीट डिज़ाइन होता है हेडर फुटर के इंक्लूडिंग, लेकिन उसको आप फर्दर सिंपली एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इनर पेजेस अपने बना सकते हैं। इसको देख लिया, मज़ीद एक देख लेता हूँ, को बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो, थोड़ी सी तो कम अज़ कम अट्रैक्टिव हो, ताकि हम कुछ एडवांस चीज़ें भी सीख सकें। दैट लुक्स नाइस। आप सिंपली ओपन कर लें उस टेम्पलेट को, आपके पास एक एडिटर में वो फिग्मा की टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें एक ही सेक्शन है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कि फ्री में अचीव करना या विदाउट कोड अचीव करना पॉसिबल नहीं है इसमें, जो कि ये है। सिमिलर अचीव कर सकते हैं हम, एग्जैक्टली ये सेम अचीव करना मुश्किल हो जाएगा अनलेस हमें कोई ऐड ऑन ऐसा मिले जिसमें इस तरह का एग्जैक्ट कैरोसेल मौजूद हो। इसीलिए एलिमेंटर का फिर जो प्रो वर्जन होता है उसमें थीम बिल्डर में लूप बिल्डर आपको मिलता है कि आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं और इसमें जो है वो मैक्सिमम इसका देख लेंगे, कुछ थर्ड पार्टी ऐड ऑन वो भी आपको साथ ही सीखने को मिल जाएगा कि फिर थर्ड पार्टी ऐड ऑन्स ढूंढने, उनको इस्तेमाल करना और उनमें से ढूंढना कि कोई विजेट ऐसा मिले आपको जिसमें इस तरह का सिमिलर लेआउट हो। बाकी हमारे पास सब कुछ तकरीबन बहुत सिंपल है। हेडर आपको इस तरह का आप बना सकते हैं इजीली। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अब यहाँ पर ये मैंने रीसेट कर लिया है, जो मेरे पास इंस्टॉलेशन थी लास्ट जो हमने काम किया था उसको रफ़ा दफ़ा कर लिया। एस्ट्रा थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ हम जो है वो एलिमेंटर फ्री वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हेडर देखेंगे अगर एस्ट्रा में इस तरह का हेडर जो है वो मुश्किल है एग्जैक्ट सेम फ्री वर्जन में आपको मिलना। इसके लिए मैं आपको वर्क अराउंड बताऊंगा कि आप अपनी मर्ज़ी से हेडर फुटर एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है एलिमेंटर के फ्री वर्जन में, समझ नहीं आती लोगों को क्या करें और सो ऑन। इसको हम देख लेते हैं। अब बेसिकली आपने सिंपली फॉलो करना होता है टेम्पलेट फ्री वाली हमने इसलिए ढूंढ लिया कि इसमें हमें सारे ये एसेट्स हम निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पर आप सिंपली पेजेस में आए और सबसे पहले हम अपना होम का पेज बनाएंगे जिसको हमने क्रिएट करा है। और होम का पेज यहाँ से को नेम दे लें, होम ही कह लेते हैं हम। यहाँ से इसका टेम्पलेट जो है वो हम एलिमेंटर फुल विड्थ चूज़ करेंगे और इसका टाइटल यहाँ पे गुटनबर्ग एडिटर में आप इजीली हाइड कर सकते हैं। इसको पब्लिश कर देंगे और अब आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर दें। ओके, क्लोज करें इसे, ये नहीं चाहिए हमें अभी। ओके, और इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर लेता हूँ फॉर इजियर नेविगेशन और थोड़ा सा इनको स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास वर्किंग एरिया ज़्यादा हो। सबसे पहले जब आपने लोगो वगैरह सेट करना होता है वो आप थीम की सेटिंग से कर लेते हैं, अपीयरेंस में कस्टमाइज से करते हैं। और सबसे पहला ही टास्क हमारा आपको जो मैंने सिखाना है फिग्मा से वो है किसी भी एसेट को एक्सपोर्ट करना। आप डबल क्लिक करते जाएं, ये हमारे पास जो एसेट है वो सिंपली टेक्स्ट है बेसिकली, जिस दो दो कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको आप एज ए टेक्स्ट भी लोगों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको एज ए इमेज, आपके पास अगर इमेज है तो ऑब्वियसली आप इमेज इस्तेमाल करेंगे। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आप जो है वो यहाँ से इसको सिंपली सिलेक्ट कर लें। और इससे भी पहले आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें याद आ रही हैं कि हमें स्ट्रक्चर वाइज किस तरह चलना है। सबसे पहले ये काम करने से पहले भी एसेट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से पहले भी आपने अपनी जो वेबसाइट है, जो आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसके लिए टाइपोग्राफी और कलर स्कीम सेट करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको जितने भी अच्छे फिग्मा के टेम्पलेट्स मिलेंगे उनमें नॉर्मली यहाँ पर लोग जो हैं वो साथ कलर स्कीम और टाइपोग्राफी बता देते हैं कौन सी इस्तेमाल हुई है। अगर ना भी पता लगे तो आप जो है वो यहाँ पर इस सेक्शन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें सिलेक्शन के कलर्स में उस बंदे ने चलो इतना अच्छा काम किया हुआ है कि उसने नेमिंग दी हुई है, वेरिएबल रखे, नेम रखे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, पैराग्राफ, और ये एक वाइट कलर रखा हुआ है, एक ये कलर रखा हुआ है, एक ये येलो कलर रखा हुआ है। और टोटल इसने 18 कलर इस्तेमाल किए हैं इसमें। तो टोटल 18 की तरफ हमने नहीं जाना। जो आपने बेस आपकी कलर स्कीम बनेगी वो आपकी यहीं तक बनेगी, ये यहाँ तक, ये ब्लैक तक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 कलर हमारे मैक्सिमम जो है वो बनते हैं। और ये भी प्राइमरी भी मेरे ख्याल से ब्लैक ही है। तो चलें इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला काम आपने करना होता है एलिमेंटर में। बेसिकली मैंने वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रीसेट की थी तो हमारे पास वो चार सारे चेंजेस भी रिवर्ट हो गए हैं जो हमने एलिमेंटर के फीचर्स इनेबल किए थे, जिनमें इनलाइन फ़ॉन्ट ऑसम एक्टिवेट करना था, ग्रिड कंटेनर्स। ओके, तो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ये देखें हमारी कोर्स के दौरान जो मैंने आपको बात की थी कि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो फीचर बन जाएंगे। अब ये स्टेबल में आ गया। अब ये हर डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंटर आपका बन रहा है उसकी जो इंस्टॉल कर रहे हैं आप लेटेस्ट वर्जन के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर्स अब बाय डिफ़ॉल्ट
इसका फीचर नहीं, ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स नहीं बन गए, अब ये स्टेबल फीचर में आ गया और ये अब हर एलिमेंटर आप भी अब इंस्टॉल करेंगे, अगर अभी कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बेस बन चुके होंगे। ग्रिड कंटेनर नहीं चाहिए हमें अभी, इनको भी ये भी मेच्योर होने दें। इनलाइन ये कर लिए, एडिटर टॉल बार एडिटर टॉप टूल बार एक्टिवेट जो है वो टॉप बार एक्टिवेट कर ली, और लैंडिंग पेजेस का भी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इनएक्टिव कर लें। नेस्टेड एलिमेंट्स एक्टिवेट कर लेते हैं, लेज़ी लोड बैकग्राउंड इमेजेस एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, और एडवांस में फ़ॉन्ट ऑसम 4 की सपोर्ट भी हमने इनेबल करनी थी। ओके, अब मैं इस पेज को रीलोड कर लेता हूँ ताकि आप घबरा ना जाएं कि पहले तो टॉप पर बार आ रही थी कहाँ चली गई, हम तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपके लिए सारा सेम इन्वायरमेंट ले आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने अपनी बेस टाइपोग्राफी सेट करनी है। फ़ॉन्ट देख लेते हैं, फ़ॉन्ट आपके नॉर्मली दोनों जगह से आपको पता लग जाते हैं। आप कोई हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्ट करें ये। ओके, तो फ़ॉन्ट जो है वो एयरबीएनबी सेरल ऐप, ये इन्होंने फ़ॉन्ट मेरे ख्याल से कोई कस्टम इस्तेमाल किया है गूगल फ़ॉन्ट की लाइब्रेरी में, तो ये नहीं मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, हम उसका भी सिमिलर फ़ॉन्ट इस तरह का देख लेते हैं। उसके बाद आप देख लेते होते हैं जो टेक्स्ट पैराग्राफ्स वगैरह हैं, उनमें आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जब आप क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए, तो ये जो फ़ॉन्ट्स लोकली अवेलेबल नहीं होंगे आपके सिस्टम में, तो क्योंकि आपके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, ये भी आप बात नोट कर लें। यहाँ पर एयरबीएनबी फ़ॉन्ट ही उसने इस्तेमाल की है, लेकिन उसके डिफरेंट वेरिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, बोल्ड और ब्लैक, बुक और मीडियम। अच्छा, अब हम आपने यहाँ से इसकी रिप्लेसमेंट फाउंड करनी होती है, क्योंकि आप टेक्स्ट वगैरह एडिट नहीं कर सकेंगे जब आपके पास जो है वो ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा। रोबोटो की बजाय मैं पॉपिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी पॉपिन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन सेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने बेसिकली फ़ॉन्ट जब आपको कोई क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आपने पी फिग्मा की फ़ाइल वगैरह, तो आपने वो फ़ॉन्ट भी एक्वायर करने हैं उससे, तो रिप्लेस कर देते हैं। मेरे सारे फ़ॉन्ट हमारे रिप्लेस हो गए, तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। सिर्फ इसका भी जो है वो काफ़ी बोल्ड हो गया काम, तो ब्लैक हो गया बेसिकली, तो इसको लाइट कर देते हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ पर ये हम ब्लैक हम अप्लाई कर बैठे हैं, इसको लाइट कर देना। ये साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि हमने टेक्स्ट कॉपी करना है, उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर अपनी टाइपोग्राफी सेटिंग्स में यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसका वेट वगैरह, लेकिन असल मकसद था उसका फ़ॉन्ट देखना। तो ठीक है, ये कुछ इटैलिक वगैरह भी हो गया, कोई मसला नहीं, इसे हम चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, अब फ़ॉन्ट चूँकि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया पॉपिंस के साथ। आप कोई भी दूसरा पॉपुलर फ़ॉन्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन एस्ट्रा में भी टाइपोग्राफी में भी आपको फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, पेयर बने हुए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में आएंगे हम, और सेटिंग्स में ग्लोबल कलर्स में आ जाएं और ग्लोबल कलर सेट करने शुरू कर दें। हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास प्राइमरी कलर है, तो वो ब्लैक है हमारे पास, तो प्राइमरी कलर हम ब्लैक कर देते हैं। सेकेंडरी कलर हमारे पास, अब ये बेसिकली एक एक्सेंट कलर है, ठीक है, प्रोमिनेंट कलर है, तो वो हम उसको एक्सेंट में ले जाएंगे। सेकेंडरी में हम कोई अ, ये जो पैराग्राफ्स को फॉन्ट मिला हुआ है ये इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से आप ये जो RGB में वैल्यू आ रही है, इसको आप हेक्स में कर सकते हैं ताकि आप उसका कोड जो है वो कॉपी कर सकें। बल्कि हम्म, इसको अनलिंक करता हूँ मैं। अनलिंक करने के बाद ये मेरे पास उसका कलर का कोड आ गया बेसिकली, तो सेकेंडरी कलर हम कर देते हैं ये वाला। ओके,
और प्राइमरी को भी अनलिंक करके देखते हैं एक्चुअली वो ब्लैक ही है या प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। डार्क ब्लू है बेसिकली, वो स्क्रीन में मुझे दूर से नज़र ब्लैक आ रहा था, माजरा जी। अच्छा, अब टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट के लिए भी आप यहाँ से ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ओके, काइंड ऑफ सिमिलर हैं। अब एक्सेंट के लिए हम ये कलर चूज़ करेंगे, ये जो हमारे पास सेकेंडरी कलर है, इसको लिंक अनलिंक करता हूँ और ये हमारे पास अब कलर का कोड आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें कौन से कलर चाहिए होंगे, एक ये वाला कलर चाहिए, ये भी कुछ एक्सेंट कलर्स में आ जाएगा, किसी जगह पर इस्तेमाल होगा किसी पर नहीं। ऐड न्यू कलर करते हैं और यहाँ पर इसको कह लेते हैं सेकेंडरी एक्सेंट कलर। ओके, एक और एक्सेंट कलर पिक कर लेते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो हमारे इस डिज़ाइन में। ठीक है, यही यही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और येलो तो पता नहीं उसने इस्तेमाल भी कहीं पर किया कि नहीं किया, यहाँ पर है मेरे ख्याल से स्टार वगैरह में कहीं पर है। ठीक है, मज़ीद एक्सेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अब यहाँ पर एक सिंपल वाइट कलर ले लेते हैं डार्क बैकग्राउंड्स के ऊपर टेक्स्ट दिखाने के लिए, और उसके बाद एक प्योर ब्लैक कलर ले लेते हैं अगर कहीं पर हमें इस्तेमाल करना पड़ा, जैसे कोई हेडिंग वगैरह है तो यहाँ से ब्लैक कलर। ये हमारी कलर स्कीम रेडी हो गई। सेव करते हैं। उसके बाद ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर प्राइमरी फ़ॉन्ट जो है वो मैं अब पॉपिन सेट कर लेता हूँ। ये इनका नया इंटरफेस बड़ा ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कलर एक्चुअली नज़र आ रहे हैं, फ़ॉन्ट एक्चुअली नज़र आ रहा होगा। पॉपिंस कर लिया। सेकेंडरी में रोबोटो स्लैब सिलेक्टेड है, उसे भी हमने पॉपिंस रखना है। और टेक्स्ट के लिए हम मैं नॉर्मली ओपन सैंस इस्तेमाल करता होता हूँ, आप रोबोटो और कोई दूसरा फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेंट में भी हमने पॉपिंस इस्तेमाल करना है। एक्सेंट नॉर्मली आपके बटन्स वगैरह के ऊपर, एक्शनेबल जो बटन्स हैं उनके ऊपर ये फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट होता है, तो हम इसको भी यही कर लेते हैं। अच्छा, तो ग्लोबल कलर्स जो हैं वो हमारे पास सारे नहीं दिखाए उसने। यहाँ पर कस्टम कलर्स जो हैं वो उसने नहीं दिखाए, दिखाने तो चाहिए थे, चलें अच्छी बात है नहीं दिखाए। अब यहाँ से ये आपका बेस काम कंप्लीट हो गया। अब आप एलिमेंटर से कोई भी पेज जब बना रहे होंगे तो आपको ये कलर्स अवेलेबल होंगे। एक कलर जो है वो हमारे पास मिस हो गया, वो है इस जो पूरे हीरो सेक्शन है उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर लगा हुआ है जो कि लाइट सा है काफ़ी, ये वाला कलर है वो। इसको हम ऐड करते हैं और इसको हम कह लेते हैं एक्सेंट लाइट, यानी कि ये एक्सेंट का लाइटर वेरिएंट है हमारे पास। ओके, यहाँ पर आ तो गया, तो कुछ उसने नहीं दिखाई, कुछ दिखा दिए, गुस्सा कर गया। चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास आई बिलीव कलर्स जो हैं वो सारे सेट हो चुके हैं। कंट्रोल जी 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 करके बिल्कुल वापस आ रहा हूँ जिस हालत में हमें टेम्पलेट मिला था स्टार्ट से। ओके, तो अब डबल क्लिक करते हैं। अब दोबारा से रिप्लेस करते हैं, ये पॉपिंस आ गया। यहाँ पर पॉपिंस जो है वो ब्लैक नहीं, अब हम लाइट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ओपन सेंस कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत अब चेंज आया हमारे पास, इसका इटैलिक वगैरह सिर्फ हुआ है। अच्छा, अब हमने अपना सेक्शन जो है वो डिज़ाइन करना शुरू करना है। सबसे पहले हम क्लटर रिमूव कर लेते हैं, यानी कि हेडर फुटर फ़िलहाल यहाँ से डिज़ाइनिंग के वक्त रिमूव कर लेते हैं।
बाद में हम इसको ले आएंगे। सेटिंग्स में आए और एलिमेंटर कैनवस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम पूरा अपना लैंडिंग पेज जो है वो डिज़ाइन कर लें। उसके बाद हेडर फुटर बना लेंगे, जो कि थ्रू आउट हमारी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल होगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ये आपका एक हीरो सेक्शन है, और ये बाय द लुक्स ऑफ इट ये आपका एक फुल स्क्रीन के ऊपर फैलना चाहिए। तो हम एक कंटेनर ऐड करते हैं, और उसको, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जिस कंटेनर को आपने फुल हाइट में फैलाना हो, आप उसको 100 VH उसकी हाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर उसके अलावा इसको मैं ज़रा एक दफ़ा पब्लिश करूँ, और सेटिंग्स में आते हैं, और यहाँ पर हमारा जो ग्लोबल कंटेनर था, कहाँ गया जी, लेआउट में, इसका साइज़ जो है वो मैं 1240 कर देता हूँ। ला थोड़े लार्जर ग्रिड्स हमारे पास, या लार्जर कंटेनर्स आए ताकि। अच्छा जी, आ, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पर सिंपली इसको बैकग्राउंड कलर आपने असाइन करना है। जब आपके पास ग्लोबल बैकग्राउंड कलर्स आप बना लें, एक दफ़ा कलर सेट कर लें, तो आप मैनुअली, आपको बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से इस दुनिया के आइकन पे क्लिक करते हैं ग्लोबल पे, और आपके पास आपके ग्लोबल कलर्स आ जाते हैं। और इसमें ये आपके थीम्स के भी सारे, आपकी थीम ने भी जो ग्लोबल कलर सेट किए हुए हैं, वो भी यहाँ से सारे आ जाते हैं। तो हम थीम में भी इनको रेप्लिकेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी बाकी पेजेस जो हैं वो सारे, क्योंकि हम एलिमेंटर का थीम बिल्डर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जो बटन्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, उनके बाकी पेजेस होंगे, उनके लेआउट में ये कलर स्कीम इस्तेमाल हो रही होगी एक्स्ट्रा की। तो हम एक्स्ट्रा की थीम में भी जाकर अपने ये कलर्स अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पर हमने चेंज करने हैं रेप्लिकेट करने के लिए एग्जैक्ट लेआउट। यहाँ से ग्लोबल्स में से अब हमें यहाँ पर जो कलर चूज़ करना है वो है एक्सेंट लाइट। आपके पास लाइट बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पर आपने अब लेआउट को देखकर आपने इवेलुएट करना होता है कि अच्छा, उस कंटेनर में मुझे मज़ीद कितने कंटेनर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर हमें इस कंटेनर के अंदर मज़ीद 2 कंटेनर चाहिए। लेफ़्ट में हम डाटा ऐड करेंगे, ये टेक्स्ट वगैरह और बटन्स, और ये एक रिव्यू टाइप्स चीज़ है। राइट साइड पर सिंपली आपके पास एक पूरा इमेज आ रहा है, इसको हम एज ए पूरा इमेज इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद हम वहाँ पर लगा लेंगे। लेकिन इसमें अगर आप नोट करेंगे तो ये बैकग्राउंड पर एक शेप टाइप चीज़ आ रही है आपके पास, जो कि राइट साइड पर ये सर्कल से आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो आइडिया होगा। अब इसमें यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, तो आप ये देखें ये पूरा आपके पास सिलेक्ट हो गया। ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इन दोनों ग्रुप्स को आप सिलेक्ट करें, इनको एज ए होल हम एक्सपोर्ट करेंगे, और उसको करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl G प्रेस करें, तो आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा इन दोनों का, इन दोनों को कंटेन करते हुए। अब इसको हमने एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम इसको बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए राइट साइड पर आपके पास फिग्मा में एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है। एक्सपोर्ट में आप जो है वो, अब इस लेक्चर को आप अगर WP Academy पर LMS में देख रहे हैं, तो इसकी टेम्पलेट का लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जहाँ पर लेक्चर आप देख रहे हैं, वहीं पर एसेट्स की एक टैब होती है, वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप इसको, इस टेम्पलेट को जो है वो ओपन करके काम इसने आपने करना है। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ से सीखना है कि आप फिग्मा से एसेट्स कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, और बेस स्ट्रक्चर में कैसे बना रहा हूँ, एलिवेशन कैसे कर रहा हूँ। आपने अपनी अपनी कोई टेम्पलेट ढूंढनी है, और ढूंढकर उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो सबसे बेस्ट वे होगा आपके लिए। यहाँ से आप चीज़ें देखते जाएं कि मैंने इमेज कैसे निकालना था, मैंने टाइपोग्राफी कैसे देखनी थी, मैंने कलर कैसे देखना था। सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करें, और जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ उसको सीखें कि आप कंटेनर्स वगैरह एवेलुएट करना कैसे बनाने हैं। लेकिन आप लोग अपनी अपनी कोई टेम्पलेट फिग्मा की कम्युनिटी से ढूंढें, और ढूंढकर उसको रेप्लिकेट, वो आपकी असल प्रैक्टिस होगी।
फिर भी अगर आपने इसको भी फॉलो करना है देखकर, तो आप जो है वो वहाँ पर आपको एसेट्स में, एसेट्स की टैब में ये लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लें, या यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये टेम्पलेट का लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें, या डाउनलोड तो नहीं, ऑनलाइन ही फिग्मा पर यहीं पर एक्सेस कर सकें बेसिकली इसे। अब ये जो दोनों सिलेक्ट हो गए, इसको यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट में ऑप्शंस होती हैं, आपने जेपीईजी इंपोर्ट करना है, एसवीजी करना है, पीडीएफ करनी है, पीएनजी हमें ज़्यादा सूटेबल है कि वो फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमारे पास सर्कल इफेक्ट आएगा प्रॉपर। और 1x 2x आप इसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से 1x पर नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मली छोटे जो ऐसे ही जैसे हमने ये एरो निकालना होगा तो 1x के ऊपर बाजुकात उसका वेब के ऊपर प्रीव्यू धुंधला धुंधला नज़र आता है, पिक्सेलेटेड होता है, तो उसको फिर हम देखेंगे कौन से एसेट्स को हमने 1.5x पर या 2x पर या इवन 3x पर एक्सपोर्ट करना है, ताकि वो क्रिस्प नज़र आए। एक्सपोर्ट ग्रुप, ये मेरे पास फाइल आ गई। अब मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सेपरेट डेस्कटॉप के ऊपर, और जहाँ पर ये सारे एसेट मैं सेव करता जाता हूँ डेस्कटॉप पर, यहाँ पर मैं सारे लेक्चर से रिलेटेड फ़ोल्डर्स बनाता होता हूँ। यहाँ पर हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैंने एलिमेंटर के नए कोर्स का शायद कोई बनाया है या नहीं बनाया, चलो नया यहाँ पर नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। और ये जो एसेट्स होंगे ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि आप मज़ीद आपके लिए आपकी मज़ीद स्पून फीडिंग हो सके। यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, बिजनेस वेबसाइट, और यहाँ पर अब जो है वो मैं इसको मूव कर देता हूँ, और इसको अब मैं रीनेम कर लेता हूँ। अप्रोप्रिएट नेम ही रखे। अब ये देखें, ये ऑलरेडी 84 KB की है, रीज़नेबल फाइल है। अगर आपकी इमेज जो है वो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बन रहा हो, तो आपने 100 to 150 KB से ऊपर जब जाएगा तो वो रेड बत्ती आपने जला लेनी है अपनी, वो आपने इस साइज़ पर जाने नहीं देनी 150 KB से ऊपर। इवन 100 तक कोशिश रखें। जब इमेज का साइज़ बहुत बड़ा बन जाए तो आप सिंपली आपने जाना है compress.png.com के ऊपर, और यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल अपलोड करके उसे कंप्रेस कर लेना है, और फिर उसका कंप्रेस्ड वर्जन आपने इस्तेमाल करना है। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आपके स्ट्रक्चर बनाने से ही शुरू होती है, यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है। बाद में जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते फिरते हैं, जब आप ये काम यहीं से अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे ही इसी तरह से कि आपकी वेबसाइट पूरे जो लैंडिंग पेज है, काफ़ी सारे इमेजेस भी हैं, तो उसका 1-1.5 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं बनने देना आपने, ताकि जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो परफॉर्मेंस लोड किसी भी नेटवर्क के ऊपर इजीली लोड हो जाए। अच्छा, एक्सपोर्ट हो गया। अब हमने इसको लगाना कहाँ पर है, अब आप नोट करें तो वो राइट साइड पर अलाइंड है इमेज। तो आप ये कैसे करेंगे, आपको याद होना चाहिए। बैक आप सोचिए, और बैकग्राउंड क्योंकि यहाँ पर आप इमेज लगा देंगे तो वो इमेज लग जाएगा। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कोई इस तरह का ओवरले लगाना हो, इसीलिए ये एलिमेंटर ने आपको ऑप्शन दी है कि आप कोई ओवरले लगा सकते हैं और उसकी ओपेसिटी वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं इमेज चूज़ करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, और देख लेते हैं 1x में उसका जो रिजल्ट है हमारे पास ठीक रहे। इमेज आ गया। अब ये देखें सर्कल घूमने शुरू हो जाएंगे, रिपीट हो रहे होंगे नॉर्मली जो होता है। अब हमने इसकी जो पोजीशन है वो टॉप बॉटम राइट कर देनी है बेसिकली, ओके। और उसके बाद इसका रिपीट जो है वो हमने ऑफ कर देना है, नो रिपीट। उसके बाद इसकी क्योंकि उस इमेज को ऑलरेडी कुछ ट्रांसपेरेंसी भी लगी हुई है, तो यहाँ पर भी ओपेसिटी जो है वो कम है, तो इसको इंक्रीज कर देता हूँ मैं, इसको 1 ही कर देते हैं, ताकि वो सर्कल्स जो हैं वो नज़र भी आएँ। अब उनमें ओपेसिटी और वो इफेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, आप नोट करेंगे तो ठीक है। तो मज़ीद आपको उसको ओपेसिटी डिक्रीज़ करने की ज़रूरत करना नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर लें, इसको ओपेसिटी को डिक्रीज़ कर लें, तो हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज के ऊपर एक सर्कल भी आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दो कंटेनर्स, हम एक बल्कि ये कंटेंट सेंटर में अलाइंड हुआ है, टॉप से इसको कुछ स्पेस मिली हुई है, तो इसी में दो कंटेनर ऐड करने के बजाय मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक पहले मेन कंटेनर ऐड करूँगा, और साथ साथ आप अपने जो लेयर्स बन रही हैं उनको रीनेम भी कर सकते हैं, ताकि आपको
नेविगेशन में आसानी हो, जैसे कि और अच्छा नफीस काम आपका लगे। डबल क्लिक करें किसी भी लेयर के ऊपर और आप उसको रीनेम कर सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ हीरो, ठीक है, ताकि सेक्शन टू सेक्शन हम इजीली नेविगेट कर सकें। अब इस कंटेनर को, अब चूंकि इस कंटेनर में हमने हॉरिजॉन्टली दो रो बनाना है, बेसिकली इसमें दो कॉलम हमने लेकर आने हैं, और उसके अलावा ये जो हीरो मेन सेक्शन है हमारा, इसके लेआउट में आए और यहाँ पर इसको जस्टिफाई कंटेंट यानी कि सेंटर अलाइन कर दें, ताकि वो आप देख सकते हैं कि कंटेंट हमारा सेंटर में है। सेंटर से भी थोड़ा सा ऊपर से उसे पैडिंग मिली हुई है, नीचे को है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है वो अ, ओके, ये आपके पास जो है वो कंटेनर सिलेक्ट हो गया, और इस सिलेक्टेड कंटेनर में आप इसकी विड्थ हाइट देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पर, ठीक है। और इसका मार्जिन वगैरह यहाँ से, अब फिग्मा को तसल्ली से आप अपने काम के लिए सीखें साथ साथ, ताकि आपको नॉर्मली यहाँ पर राइट साइड पर आपको उसके सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उस कंटेनर की या उस सेक्शन की, जो भी उस जिसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसका जो ये आपको फासला भी बता रहा होता है कि इसकी विड्थ हाइट कितनी बन रही है, स्पेसिंग सो ऑन। तो हमने, आपकी एक्सपर्टीज़ ही यहाँ पर आती है कि आपने एग्जैक्टली जो है वो रेप्लिकेट मैच करनी होती हैं चीज़ें देख कर यहाँ से, कि अच्छा इतना स्पेस जो है वो मैं दूंगा। तो इसका आसान हल ये है कि हम इस पेरेंट कंटेनर के एडवांस में आते हैं और इसके लेआउट में पैडिंग में आते हैं, और इसको अनलिंक करके बॉटम से मैं 100 पिक्सल्स की पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि वो 100 पिक्सल्स की पैडिंग जो है वो उसे मिली हुई है। उसके बाद टॉप से मैं इसे 200 की पैडिंग दूंगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन को हमने नीचे करीब तक रखना है, ऊपर हमारे पास हेडर भी आना है, उसकी स्पेस हमने निकालनी है उसमें से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंटेनर में इसको अब हम फुल विड्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर है जिसको एक फिक्स विड्थ असाइन है, तो उसके अंदर आने वाले कंटेनर्स को आप फुल विड्थ रख लिया करें। अब सिंपली इसको मैं रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मज़ीद एक कंटेनर ऐड करता हूँ, और इसकी भी फुल विड्थ करने के बाद इसको मैं दूंगा 40%, और इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम देंगे 60%, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाला कंटेनर बड़ा है लेफ़्ट साइड वाले कंटेनर से, यानी कॉलम से। और यहाँ पर ठीक है, अब इस इमेज को हमने निकालना है। ये आपके पास जो इमेज है, अब ये इमेज भी बेसिकली ये जो पूरा कंटेनर, इसके अंदर हर चीज़ अलग-अलग से लगी हुई है। तो आप अगर इनको एनिमेट करना चाहते हैं तो आप फिर हर सेक्शन को अलग-अलग एज ए पीएनजी इंपोर्ट करें, और फिर पोजीशन एब्सोल्यूट से आपको इन्हें मैनेज करना होगा। लेकिन ईज़ीएस्ट वे ये होता है कि आप ये जो मेन कंटेनर है आपका, यहाँ से देखते जाएँ कौन सा ऐसा अ, ये 3 कंटेनर्स हैं जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और ये एक बैकग्राउंड पर कंटेनर है। ओके, ये दो, अब आप इनको एज ए सिंगल इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इनको ड्यूल इमेज एक्सपोर्ट करके, यानी कि उसको बैक पर रख कर कॉलम का बैकग्राउंड बनाकर उसके ऊपर जो है वो इसे इस इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं। लेकिन इतना पेचीदा लेआउट नहीं बनाना था कि उसको रिस्पॉन्सिव भी रखना है हमने। तो इन दोनों को दोबारा से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के बटन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स को, और इसका एक मैंने नया ग्रुप बनाया, और इसको अब हम एज ए होल इमेज एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना है, तो इसे हम एज ए पीएनजी एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया जी। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि ये 297 KB की 297 KB की इमेज बनी है, जिसको एज इट इज़ हमने नहीं लगाना। साथ साथ ही हमारे पास चीज़ें आती जा रही हैं क्योंकि हमने करनी है ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर। ओके, तो ये आपकी इमेज को काफ़ी हद तक -66% इसने उसको डिक्रीज कर दिया उसका साइज। अब देखें,
कहाँ गया जी? ये देखिए इसका साइज कितना बना है, 101 KB देखा, 100 KB तक आपको वो ले आएगा, 300-400 KB की इमेज को भी, और यही स्टैंडर्ड आपने रखना है, और क्वालिटी लूज नहीं होगी इसमें। इसको हम क्या लेते हैं, हीरो इमेज। ओके, और अब यहाँ पर इस इमेज को हमने लगाना है। लगाने के लिए आप सिंपली यहाँ से इमेज का एक एलिमेंट लें, उसके अंदर इस इमेज को लगा दें। मैं ये अपलोड कर लेता हूँ, ये फोल्डर भी सिलेक्टेड हो जाएगा, ताकि हमारे पास जो है वो ड्रैग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब मेरी चल रही होती है तो थोड़ा जीपीयू की वजह से वो ड्रैग वाला जो इशू है, क्रोम में ये नॉर्मल इशू आता है, फायरफॉक्स में ये चीज़ें मेरे पास ठीक चलती हैं स्मूथ, क्रोम जो है वो मसले करता है। तो यहाँ से ये हमारा फोल्डर है, और बिजनेस वेबसाइट में ये हमारे पास इमेज आ गया। अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अगर क्वालिटी डिक्रीज लग रही है तो आपने इमेज जो है वो 1.5x पे एक्सपोर्ट कर लेना है, लेकिन इमेज परफेक्टली फाइन है। अब इसमें हमने ऐड करना है लेफ़्ट साइड पर कंटेंट, और ये वाला जो एरो वाला इमेज है इसको हमने यहाँ पर, इससे यहाँ पर ये पोजीशन एब्सोल्यूट से हमारे पास हैंडल होगा। इसको, ये हमारे पास पूरा ग्रुप है इसका, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज ए पीएनजी, और इसको मैं एक्सपोर्ट 1.5 पे करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको 1.5 करना ही पड़ेगा, तो हम शुरू से कर लेते हैं इसे। ओके, तो सिर्फ 5 KB का, जस्ट फाइन। ओके, इसको मैं कह देता हूँ एरो शेप या एरो वेक्टर, जो भी आप कह लें, मतलब नाम आपने इस तरह का रखना है कि वो समझ में भी आ रहा हो। अब यहाँ पर आप उस इमेज को इसके ऊपर कैसे दिखाएंगे, इस तरह से सिंपली आप एक और इमेज यहाँ पर ड्रैग करें, इमेज का एलिमेंट, और यहाँ पर आप इवन एज ए एसवीजी भी एक्सपोर्ट करके आइकन के विजेट के अंदर भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये इमेज आ गया। अब यहाँ पर इसका एक तो साइज़ यहाँ से फुल सिलेक्ट कर लें, फुल सिलेक्ट करने के बाद एडवांस्ड में आएँ, और पोजीशनिंग में इसको करेंगे हम अब एब्सोल्यूट, और ये राइट साइड पर अलाइन करना है हमने। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा पिक्सेलेटेड लग रहा है, तो उसके लिए अब हम इसकी विड्थ जो है वो कम करेंगे, स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन करेंगे, इसे कोई 100 या 150 कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बहुत बड़ी है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट साइज़ है। अच्छा, अब इसको आपने बाहर लेकर जाना है, तो बाहर लेकर जाने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपने अब पोजीशन एब्सोल्यूट में यहाँ से राइट से ऑफसेट जो है वो आपने इसका माइनस में ले जाना है, -10 या ओके 10 ठीक है। टॉप से भी अब जो है वो हमने माइनस में लेकर जाना है। यहाँ से आपने देख लेना है कि कहाँ तक वो अलाइंड है, ताकि आप जो है वो 50 ठीक है। राइट साइड से थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, कंट्रोल Z ही कर लेते हैं, कोई गलती कर बैठे थे हम। 7 ठीक है। ओके, तो आपने बेसिकली देखना ही है, देखकर अब ऑब्वियसली ये सर्कल यहाँ पर आपके पास जो आ रही है स्क्रीन साइज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। ये तो एक स्टैटिक डिज़ाइन है जहाँ पर चीज़ें वहीं पर रहनी हैं। यहाँ से आप इसको रीसाइज करेंगे तो आपके पास इनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होनी शुरू होंगी बैकग्राउंड की, तो ये दैट्स फाइन। ठीक है, आपने हर स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर बस चीज़ें फिक्स करनी है, अलाइन करनी है। और ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिव के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट्स जो है उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ता है, उनकी पोजीशनिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, उनका साइज़ एडजस्ट करना पड़ता है। और थैंकफुली एलिमेंटल रिस्पॉन्सिव मोड्स के ऊपर तकरीबन हर किस्म के कंट्रोल्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आपने स्टाइल में जाना है, इमेज की विड्थ मोबाइल के ऊपर, और ऑब्वियसली मोबाइल के ऊपर इतनी विड्थ वाला बड़ा इमेज
नहीं लगेगा ठीक, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए। अब यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट साइड पर क्या है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में भी अगर आप नोट करेंगे तो एक ये इमोजी आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें लगाने की। और ये एक शेप आ रही है इस टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर इसको भी आप एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, और या जो है वो आप थोड़ी सी HTML CSS का सहारा ले सकते हैं इस तरह के काम करने के लिए। पोजीशन एब्सोल्यूट से भी आपका काम चल सकता है, आपको जो है वो, चलो अभी देखते हैं किस तरह से। अभी फ़िलहाल मैं ये हेडिंग कॉपी करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट हमने लेकर आना है और यहाँ पर एक हेडिंग ले आए, और ये हमारे पास आ गया इसका टेक्स्ट। अब इस ये हमारे पास इसका जो वेट है वो बोल्ड से ज़्यादा होगा, सेम सेमी बोल्ड से इसको बोल्ड कर देते हैं, तो हमारे पास सिमिलर रिज़ल्ट आ गया। अब ये 3 लाइनों में है, उसकी वजह ये है कि इसको स्पेस जो है वो ज़्यादा मिली हुई है, तो हम इसको अगर 35% कर देते हैं इस कंटेनर को, और इस कंटेनर को हमें फिर 65% करना होगा, तो हमारे पास जो है वो 3 लाइनों में आ गई। अदरवाइज़ आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जो विजेट है इसमें आपने HTML का कोड लगाना होता है। कोड क्या होता है, ब्रेक का कोड आपने इस्तेमाल कर लेना है, ऐसे ये है, तो ये ब्रेक वहाँ पर आपको टेक्स्ट ब्रेक कर देगा। HTML के छोटी मोटी हल्की फुल्की HTML CSS बेसिक्स ज़रूर सीखें, HTML के बेसिक टैग, CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ अपने डिज़ाइन गेम को अप करने के लिए। और उसके अलावा आप इसको उठाकर भी ऐसे रख सकते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक है। लेकिन उठाकर रखने से थोड़ा सा वो गुस्सा कर गया। एडवांस में आते हैं, और राइट साइड से मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कम कर देता हूँ स्पेसिंग इसकी, 0 कर देते हैं भाई, ठीक है, ओके। अब जो है वो यहाँ पर हेडिंग आ गई हमारे पास, और ये एक पैराग्राफ है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट एडिटर ले आता हूँ, और यहाँ स्टाइल में आते हैं, और टेक्स्ट ठीक ठीक है। और इसका जो यहाँ पर हमने मेरे ख्याल से यहाँ पर भी पॉपिंस लगाया हुआ है, तो सेकेंडरी फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और 300 कर लेते हैं। इसका साइज़ जो है वो नॉर्मली 16 पिक्सेल्स चलता होता है, 14 कर लेते हैं। यहाँ से देख भी सकते हैं, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट एडिट किया हुआ है, राइट साइड पर यहाँ पर आपको इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है वो ये देख लें 16 पिक्सेल्स है, जैसे मैंने बताया था। क्योंकि अब यहाँ पर ये स्क्रीन ही हमारे पास बड़ी है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको यहाँ पर भी लगेगा कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो सो ऑन। लेकिन आपने एग्जैक्ट साइज़ फॉलो करेंगे तो आपका लेआउट जो है वो परफेक्ट बनेगा। अब इसमें लाइन हाइट देख लेते हैं, उसमें कितनी दी हुई है उसने, 28 पिक्सेल्स की लाइन हाइट दी हुई है, तो लाइन हाइट जो है वो 28 पिक्सेल्स कर देते हैं। ज़्यादा लग रही है थोड़ी सी, मैं कम कर देता हूँ, या 26, ठीक है, ओके। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है, दो बटन्स हैं जो कि एक रो में आ रहे हैं। ये कैसे करेंगे आप, अब फिर एक मज़ीद कंटेनर यहाँ पर ऐड करेंगे, और आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास उस थीम में, हर थीम में नॉर्मली जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको बॉटम से कुछ मार्जिन मिला होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको वो नहीं चाहिए होता, नॉर्मली यहाँ पर ये स्पेस इनफ होगी, ठीक है, नौ बॉर्डर नहीं, मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए होता, तो आप जो है वो कस्टम CSS ऐड करते हैं। कस्टम CSS कैसे ऐड करते हैं, आप अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, चेपियाँ लगाने के बजाय आप नेगेटिव मार्जिन वगैरह देना शुरू करें इसे स्पेस को ख़त्म करने के लिए, तो सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि हम इसकी एक क्लास देखते हैं, कि इसके ऊपर जो है वो आ, इसका जो कंटेनर है उसकी क्लास कौन सी बन रही होती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एलिमेंटर टेक्स्ट एडिटर, जो भी आप टेक्स्ट विजेट इस्तेमाल करेंगे जिसमें पैराग्राफ आ रहा है उसके ऊपर ये क्लास लगी होती है, ठीक है। तो आप या तो जनरली उस सारे टेक्स्ट एडिटर विजेट्स में से मार्जिन बॉटम रिमूव कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक क्लास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अ, इसको मैं कह लेता हूँ नो मार्जिन पी, या नो नो मार्जिन पी मैंने इसलिए लिखा कि नो मार्जिन
पैराग्राफ्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके ये जिस कंटेनर के ऊपर भी क्लास लगी है उसके अंदर ये जो एलिमेंट टेक्स्ट एडिटर की क्लास है और उसके अंदर आने वाला जो पैराग्राफ है उसको हमने बॉटम से जो मार्जिन है उसका 0 कर देना और इसके ऊपर आपने लगा देना है एक इम्पोर्टेंट, ताकि हमारी जो क्लास है CSS है वो ओवरराइड करे बाकी सारी आने वाले को। तो अब ये आप सिंपली जिस कंटेनर के ऊपर भी आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर आपको चाहिए होगा मार्जिन, किसी के ऊपर नहीं चाहिए होगा, तो सारों को ख़त्म करने के बजाय बेहतर ये है कि सिलेक्टिवली जिसके ऊपर आप मार्जिन नहीं चाह रहे आप जो है वो उसके ऊपर वो क्लास लगा दें। अब एक दफ़ा हमें इसे रीलोड करना होगा ताकि जो है वो, क्योंकि यहाँ से जो नया चेंज हमने किए हैं इसको नहीं पता अभी के पीछे आपने वो CSS ऐड कर दिया, तो एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो इसको नई CSS जनरेटेड जो आ रही है वहाँ से वो मिलेगी और वो फिर रिफ्लेक्ट करेगी आपके यहाँ पर। तो आपने सिंपली एडवांस में आना है और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके CSS क्लासेस वाले में आपने ये नो मार्जिन पी की क्लास लगा देनी, वो देखें उसके नीचे से इस मार्जिन ख़त्म हो गया। अब आप इस कंटेनर लेवल पर इनके दरमियान जो गैप है वो मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने नई ऑप्शन डाल दी है, गैप बिटवीन कॉलम्स एंड रोज, दो ऑप्शंस डाल दी हैं। तो रोज़ के दरमियान पहले सिर्फ एक ही होता था, तो रोज़ के दरमियान जो है वो मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। नज़दीक आ जाएंगे, सोन 20 बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने दो बटन लेकर आने थे, इसको हमने जब आपने किसी भी कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हॉरिजॉन्टली अलाइन करना होता है, तब आप उसको रो में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने भी पहले भी एक्सप्लेन की है, साथ साथ फिर भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको याद दहानी होती रहे। तो यहाँ से इनको सेंटर लाइन भी कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट ही रखते हैं अभी, क्योंकि वो दोनों बटन हमने स्टार्ट से ही अप्लाई करने हैं। तो ये सिंपल हमारे पास बटन है। अब आप बटन्स की भी ग्लोबल स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं कि कोई भी आप एलिमेंटर का जो बटन ऐड कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड स्टाइलिंग हो। सेटिंग्स में आए और बटन्स में आए और यहाँ पर सब बैकग्राउंड कलर में हम प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर देते हैं, सारे बटन्स का ये कलर हो जाएगा। अब उसके ऊपर हमने कलर वाइट, मतलब उसका वो जो टेक्स्ट कलर है वो भी तो वाइट रखना है। टाइपोग्राफी आप उसकी मैनेज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी वगैरह बाकी चीज़ें ना छेड़ें, वो आप इंडिविजुअली हर बटन के ऊपर चेंज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी जब बटन का एलिमेंट ड्रैग करूँगा, ये जो मोस्ट यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं या यूज़ होने वाले होते हैं, यहाँ पर फिर भी देखें हमारे पास जो एक्सेंट कलर है वो आ गया है। दोबारा सेटिंग्स में आता हूँ और बटन्स में आते हैं और इसको अनलिंक कर लेता हूँ। एक दफ़ा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनलिंक हो जाएगा आपके पास। होवर पर जो है वो स्टेट जो है वो होवर की यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं हुई यहाँ पर उन्होंने। ओके, कोई प्रोटोटाइप वगैरह इसकी नहीं बनी हुई है, ठीक है। ओके, और इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ मैं। ओके, स्टिल हमारे पास जो बटन है उसका वो एक्सेंट कलर ही आ रहा है। चलें, कोई बात नहीं, आ रहा है तो यहाँ से बाज़-औक़ात होता है ऐसे। अब आपने सिंपली, क्योंकि आपके पास ग्लोबल कलर्स भी सेट हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बटन्स का चेंज करने के लिए, और यहाँ से आप उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज जिस तरह का आपको बटन चाहिए आप लेकर आ सकते हैं। और यहाँ से टाइपोग्राफी में हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 400 कर देते हैं, लाइक बेसिकली वेट जो है वो उसका। और यहाँ से देख लेते हैं आप, चूँकि वो इटैलिक में कन्वर्ट हो गए थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इटैलिक नहीं है, तो साइज़ सिर्फ हमने देखना है। 14 पिक्सल साइज़ है, 14 पिक्सेल्स कर लेते हैं। मज़ीद आप देख लें, पैडिंग आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, बटन बड़ा लगा हुआ है, तो आप यहाँ से मीडियम की बजाय लार्ज सेलेक्ट कर लें,
ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है लार्ज में वो वैसे भी बड़ा होता जा रहा है बटन, आपको सिर्फ टॉप बॉटम से जो है वो पैडिंग ज़्यादा चाहिए, लेफ्ट राइट से कम चाहिए, तो आप जो है वो फिर इंडिविजुअली यहाँ से पैडिंग एडजस्ट कर सकते हैं बटन की। लेकिन आई थिंक दैट्स फाइन। और इस कंटेनर की भी पैडिंग मुझे ज़ीरो करनी है ताकि लेफ़्ट साइड से सारा कंटेंट जो है वो अलाइन रहे। अलाइनमेंट के आपने बड़ी ख्याल रखने हैं चीज़ों के। अब बटन क्या है जी, हमारे पास गेट स्टार्टेड है सिंपल, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, गेट स्टार्टेड। फ़ॉन्ट वेट आपने मज़ीद कम करना हो तो मज़ीद कम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास एक सेकेंडरी बटन है, और इसके अलावा इस ये जो कंटेनर है हमारे पास, इसको टॉप से मैं कुछ मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा दूंगा, 10 पिक्सेल्स का स्पेस एक मेंटेन करेंगे। और ये भी जो हमारे पास हेडिंग है, इसकी भी लाइन हाइट हमारे पास जो है वो कुछ ज़्यादा करनी है हमने, और इसको मैच कर लेना हमने, ठीक है। 1.3 EM, दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बटन है, ये एक स्टाइलिश बटन है, स्टाइल बना हुआ है, तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इसको जो है वो एक आइकन के विजेट के थ्रू, आइकन का विजेट लगाएं सिंपली, और इसको उसको लिंक कर लें एज ए बटन। तो हमारे पास ये पूरा एक ग्रुप ही है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट में आते हैं, दिस टाइम PNG के बजाय हम इसे करेंगे SVG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट, ताकि हम इसको एज ए आइकन इस्तेमाल कर सकें, जो मज़ीद हमारे पास लाइट वेट हो जाएगा काम। देखिए 2 KB का है, मे बी PNG में इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बन जाए, और स्केलेबल जो फॉर्मेट है वो SVG होता है, आप उस बटन का साइज़ वगैरह भी फिर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपने SVG आइकन यूज़ करना है, तो यहाँ से आइकन को ड्रैग करते हैं और अपलोड SVG, इसको वन टाइम आपको इनेबल करना होता है कि अनफिल्टर्ड अपलोड्स इनेबल कर दो, और यहाँ से आप आइकन जो है वो अपना चूज़ कर लें। ओके। तो मेरे ख्याल से वो जो आइकन है वो प्रॉपर एक्सपोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। ओके, तो वो हमने सिर्फ वीडियो कर लिया, ये BTN भी उसके साथ, BTN उसके साथ नहीं है, सॉरी। ओके, SVG में अगर प्रॉपर एक्सपोर्ट ना हो कोई चीज़, तो उसको फिर PNG में करके देख लें। बाद कहते हैं SVG में प्रॉपर, ये देखा आइकन जो है वो या इमेज जो है वो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती है। ओके, अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं अब ऑब्वियसली, और एक इमेज एलिमेंट ले आते हैं। ओके, तो हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है। अब इसको हमें थोड़े बहुत नेगेटिव मार्जिन से एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उसमें जो बॉक्स, उसे एक शेडो मिला हुआ है बैकग्राउंड से, जिसको वो दिखाने के लिए वो फिर पूरा इमेज जो है वो साथ हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसका ड्रॉप शेडो जो है वो बंद कर दें, तो हमारे पास सिर्फ बटन जो है वो एक्सपोर्ट होगा। देखा, अब आपके पास सिर्फ बटन आ रहा है, ड्रॉप शेडो आपने लगाना हो खुद से वो लगा लें। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, और अब इसको एक दफ़ा मैं SVG में भी एक्सपोर्ट करके देखता हूँ, मे बी ड्रॉप शेडो की वजह से सही आइकन जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। इसको मैं रीनेम करता हूँ वीडियो आइकन, अब लगा के देखते हैं इसे। ओके, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट आ गया, वो शेडो की वजह से हमारे पास वो प्रॉपर इंपोर्ट नहीं होता। अब इसमें भी अगर आप नोट करेंगे तो ये देखें, ये जो आइकन का एलिमेंट है, इसमें नीचे से ये हर एलिमेंटर में ये बीमारी है, इसे एक बड़ी अरसे से तकलीफ है
कि एलिमेंटर के ये जो विजेट होता है आइकन का, इसमें बॉटम से एक स्पेस या मार्जिन उसे मिला होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको तो हम दुनिया से ही ख़त्म कर देते हैं ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिलेक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल जो है वो आपको अपना, मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ से सेंटर लाइन मेरे ख्याल से हमने किया हुआ है। ठीक है। एक दफ़ा इसका फ्रंट एंड पर भी प्रीव्यू ले लेते हैं, बाजू का जो है वो हमें एडिटिंग स्क्रीन में वो स्पेस दिखा रहा होता है, फ्रंट एंड पर होती भी नहीं है, ये भी मसले होते हैं। ओके। अब जो है वो मैं इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे लग रहा है कि स्पेस अभी भी उसे मिली हुई है। हम्म, ये इसके ऊपर लाइन हाइट 1 करेंगे तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एलिमेंटर आइकन रैपर की आपने क्लास कॉपी करनी है और यहाँ पर कस्टमाइज में आपने क्या करना है कि इसकी लाइन हाइट जो है वो 1 कर देनी है। ये सारों की कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो ये इशू ना हो, इंडिविजुअली हमने किसी को मार्जिन वगैरह देना हो तो वो हम दे सकें। इसको मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एडिटिंग स्क्रीन में भी है, जो फीचर में हम काम करेंगे उसको जो है वो डिस्टर्ब ना करें ये चीज़ें हमें। ओके, तो अब ये देखिए बिल्कुल एज टू एज चीज़ें अलाइन है हमारे पास। ये बस इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। स्टाइल में आते हैं, मज़ीद देख लेते हैं इसका, आप होवर के ऊपर जो है वो एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं। इसको एज ए बटन कैसे कन्वर्ट करना है, आपने सिंपली यहाँ पे लिंक लगा देंगे, ये बटन बन जाएगा आइकन आपका। इसको भी आपने लिंक कर लेना है और सो ऑन। अच्छा जी। अब ओके, मेरे ख्याल से स्पेसिंग ठीक है। थोड़ी सी आपको लगे कि कम है तो लेफ़्ट से इसको मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल्स का। ओके, तो अब हमारे पास ये भी काम कंप्लीट हो गया। इसमें मैं हैश साइन सिंपल पास कर देता हूँ ताकि ये क्लिकेबल चीज़ लगे, हमारे पास बटन लगे। अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, इस हेडिंग के ऊपर ये शेप लेकर आनी थी। इस शेप को भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए एसवीजी। ठीक है। और यहाँ से इसको कट करते हैं और अपना जो हमारा फ़ोल्डर है उसके अंदर मूव कर लेते हैं। और इसको रीनेम कर लेते हैं इलिप्स। अब यहाँ पर लगाने के आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। आप जो है वो बैकग्राउंड के तौर पर लगा सकते हैं, आप पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और सो ऑन। मैं यहाँ पर कंटेनर वाली अप्रोच अप्लाई करता हूँ। यहाँ से इसको अब कस्टम कोड से करना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और आसान है। वो हर चीज़ में कस्टम कोड मैं इसलिए नहीं घुसा रहा क्योंकि आप अभी लर्नर हैं, बिगिनर है, आप सिर्फ एलिमेंटर को भी सीख रहे हैं। तो जब आप HTML CSS अपने स्किल को अप करने के लिए सीखेंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि मैंने HTML CSS से इसको कैसे मैनेज करना है। CSS से बड़ी आसानी से हम इसको सिर्फ परफेक्ट को एक कंटेनर के अंदर रख कर उसके ऊपर वो बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पैडिंग मैं पहले 0 करता हूँ इस कंटेनर का। अब इसमें इस कंटेनर के बैकग्राउंड के तौर पर इस इमेज को हम सेट कर देते हैं। SVG भी सेट हो जाती है बैकग्राउंड के तौर पर। ओके। और इसको जो है वो इसका रिपीट नो रिपीट कर देंगे। और पोजीशन जो है वो इसकी टॉप लेफ्ट करते हैं, बल्कि पोजीशन इसकी अब हम करेंगे कस्टम। लेफ्ट साइड से इसको हम कोई 60 पिक्सल्स दे देते हैं, 70 पिक्सल्स, 80 पिक्सल्स। आपने बस देख लेना है कहाँ पर वो
परफेक्टली अलाइन हो रही है। 90, 85। ओके। और टॉप से इसको आप नेगेटिव में ले जाएं। नेगेटिव में लेकर जाने से क्या हो रहा है कि वो क्योंकि बैकग्राउंड से वो बाहर जा रहा है और उसका ओवरफ्लो उस तरह से बन रहा है, तो वो अब आपका इसका सोल्यूशन होगा कि आपने जो पैडिंग ख़त्म की है, टॉप से थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देंगे आप। 10 पिक्सल टॉप से पैडिंग दे दी। और अब बैकग्राउंड जो इमेज जिसको नेगेटिव में आपने मूव किया है, तो आप इसको जो है वो ज़ीरो कर लें। मज़ीद जो है वो टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे दें ताकि ये ठीक है, साथ ही अलाइन हो। तो ये एक वर्क अराउंड है। 100 तरीके होते हैं एक काम को करने के, मे बी आपके पास इससे बेटर सोल्यूशन हो, लेकिन मैंने नो कोड वाला सोल्यूशन अप्लाई करने की कोशिश की है ताकि जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम मज़ीद ज़्यादा जो है वो हमें खपना ना पड़े, कोड में घुसना ना पड़े। ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि टॉप पर एज में वो कट हो रहा है, तो ये हमारे पास ये सिस्टम भी बन गया। ऑलमोस्ट सिमिलर हमने बना लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर ये सिर्फ ये एक कंटेनर रह गया है। यहाँ पर वो कंटेनर भी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर उठा के भी आप मूव कर सकते हैं अगर गलती से किसी जगह पर मूव हो गया है। इसीलिए नेविगेटर आपका साथी है आपके इस तरह के कामों में। अच्छा, अब इस कंटेनर को हम सिंपली स्टाइल में जाते हैं और बैकग्राउंड कलर जो हमने ग्लोबल वाइट असाइन किया हुआ है इसके ऊपर वो वाइट कलर लगा देते हैं। और बॉर्डर रेडियस में से 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। वहाँ पर देख लेते हैं उसने कितना जो है वो बॉर्डर रेडियस लगाया हुआ है। ये 14 पिक्सल्स का रेडियस लगा हुआ है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। 14 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट मैच करना है आपने पिक्सल बाय पिक्सल, तो आप फिर कर लें, तो वो विड्थ पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। 10 पिक्सल इनफ होगा। अब इस कंटेनर के अंदर आप देख लें, आपने इसको जो डिज़ाइन करना है उसमें ये कोड साइंस आ रहे हैं, ये रेटिंग जो है वो आ रही है। ये मज़ीद आप एक और कंटेनर बना सकते हैं जिसके अंदर जो है वो लेफ़्ट साइड पर ये आ जाए और वो आ जाए। कंटेनर अनलिमिटेड आप बना सकते हैं, कंटेनर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इसके बैकग्राउंड कलर मैंने देखना था, वाइट है लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी 70% है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि हमारा कुछ ज़्यादा जो है वो ब्राइट लग रहा है मुझे। तो आप यहाँ से सिंपली इसकी ओपेसिटी जो है वो चेंज कर लें, थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दें। आर जी बी ए में करना ज़्यादा आसान होता है। आप जो है वो वाइट है तो इसकी ओपेसिटी 70% है, उसका मतलब है इसको आप 0.7 करेंगे तो आपके पास वो 70% ओपेसिटी अचीव हो जाएगी। 4 कर दिया मैंने, 0.7, तो वो ओपेसिटी आपके पास अचीव हो जाएगी। अब इसके अंदर एक मज़ीद कंटेनर ऐड करता हूँ। इसको हम बना लेंगे, इसको भी फुल विड्थ और रो बना लेंगे। और इस कंटेनर के अंदर जो है वो हमें अब एक आइकन चाहिए, जो कोट्स वाला आइकन है। आ, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। ये हमारे पास कोट्स हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर लें एज ए एसवीजी। यहाँ पर अपने ये बाद में मैं फ़ोल्डर्स में अलाइन कर दूँगा, आइकन्स का अलहदा फ़ोल्डर बना दूँगा और वो ताकि आपको अगर आप एसेट्स यहाँ से हासिल कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी। और ओके, कोट आ गई। इनका साइज़ देख लेते हैं। विड्थ 32, हाइट 32, तो यहाँ पर इसमें तो फ़ॉन्ट साइज़ इम्प्लीमेंट होगा तो 22 करके देखते हैं। तो आई थिंक वो इनफ है, आपने बस मैच करना है। 22 है। और ये 32 साइज़ बन रहा है बेसिकली। 32 ही कर देते हैं।
अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो रेटिंग है। उस रेटिंग में हमारे पास स्टार के साथ एक जो है वो वैल्यू आ रही है, तो मैं स्टार को अलहदा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और वो टेक्स्ट हम साथ लिख लेंगे। एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए एसवीजी। और ये जिप में क्यों इंपोर्ट कर रहा है हमारे पास? तो ग्रुप बनाता हूँ एक, और कंट्रोल जी से, और अब जो है वो इसे एसवीजी एक्सपोर्ट करते हैं। आप ऐसे स्टार का कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यही घुसाना है। लेकिन डिज़ाइन जो है चूँकि हमने मैच करना है, तो इसलिए यहाँ पर अब इसको अचीव करने के लिए मैं आप आइकन लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, विजेट आइकन बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट आइकन वाला विजेट इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें से सब रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर आपने एसवीजी सिलेक्ट करना है। स्टार अपलोड कर देते हैं, होप्स हो के स्टार हो गया हो इम्पोर्ट। ओके, ठीक है। यहाँ पर आप साथ रेटिंग लगा दें। ओके, और यहाँ से आप इसका मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी कलर कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ से देख लेते हैं कितना है फ़ॉन्ट साइज़, 14 ही है। और आइकन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वो प्रोमिनेंट हो। 18 पिक्सेल्स कर देते हैं या 20 पिक्सेल्स कर देते हैं। अब वो लेआउट आपने किस तरह से लेकर आना है कि ये दोनों जो है वो ये एक साइड पर है, ये एक साइड पर है, आपको याद होना चाहिए। बड़ा आसान है, आप जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन कर दें तो ये झकास काम आपके पास हो गया, और सेंटर लाइन कर दें। ओके, अब मज़ीद हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर एक पैराग्राफ लेकर आना है जिसमें ये सिंपली हमने टेक्स्ट ले आना है। अब यहाँ पर इसको बाहर रखते हैं। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल हम देख लेते हैं क्या है। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह 14 पिक्सेल्स है, ठीक है। स्टाइल में आते हैं 14 पिक्सेल्स। लाइन हाइट जो है वो मैं 18, 22। ओके, और अब चूंकि ये किसी कंटेनर के अंदर नहीं है तो आपको पैडिंग का इशू लग रहा होगा। एडवांस में आए, आप सिंपली इसको पैडिंग असाइन कर दें 15 पिक्सेल्स की। और अब इसके ऊपर हमने ये क्लास भी लगानी है, नो मार्जिन पी की, ताकि इसके ऊपर हमें मार्जिन नहीं चाहिए। ओके, और इस तरह से अब ये जो पेरेंट कंटेनर है इसमें जो कैप है वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ओके, और इस कंटेनर में भी पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं, और पेरेंट कंटेनर में बेसिकली पैडिंग ले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा। यहाँ से भी मैं पैडिंग रिमूव कर देता हूँ। टॉप से इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। ओके, तो ये जनाब आपके पास ये बॉक्स भी बन गया, और इसको मैं अब कर देता हूँ पब्लिश, और अब इसका हम प्रीव्यू लेते हैं। खूबसूरत अंदाज में हमारा वो सेक्शन बन गया। थोड़ा सा इस कंटेनर को हमने टॉप से जो है वो बेसिकली मार्जिन देना है, कोई 20 पिक्सल्स का दे देते हैं, या 20 से भी ज़्यादा है, 50 पिक्सल्स का।
मार्जिन दे देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर एक इमोजी नहीं लेके है, मेरा दिल नहीं कर रहा था इस विक्ट्री साइन को इमोजी को लेकर आने का। आप इसे भी लेकर आ सकते हैं, इमोजीज वर्डप्रेस में वैसे भी सपोर्टेड होती हैं, आप वो लगा दें इसका इमोजी का कॉपी करके कोड, या आप इसको एसवीजी एक्सपोर्ट करके लगा लें। तो अब आपके पास आपका जो हीरो सेक्शन है वो आ गया। अब थोड़ी सी ये जो आपको स्क्रॉल नज़र आ रही है वो इस वजह से है चूँकि हमने इनको इस सेक्शन को पैडिंग दी हुई है, टॉप से भी बॉटम से भी कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। तो अगर हम एडवांस में कंटेनर में आते हैं और बॉटम से मैं इसकी पैडिंग जो है वो 50 कर देता हूँ, या फिलहाल 0 कर देते हैं। ओके, थोड़ी सी स्क्रॉल है वो टॉप से भी जो है वो हमें अब एडजस्ट करना है हमने, तो हमें फिर उसी तरह से चलना होगा। इसकी हाइट जो है वो हम कोई 95 VH कर देते हैं। ओके, और तो वापस से पैडिंग जो है वो बॉटम से 100 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो स्पेस जो है वो हमें चाहिए इस पे बॉटम से। ओके, आई थिंक नाउ दैट्स इनफ। और टॉप पर जो ये जो मेरे पास टूल बार आ रही है वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट, इससे मैं ज़रा बंद कर लूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। ओके, बार ख़त्म किए तो हमारे पास कुछ काम भी चेंज हो गया। अब 100 VH के ऊपर काम ठीक है, वो टॉप पर बार होने की वजह से हमारे पास जो है वो फुल स्क्रीन में है। अब ये हमारा जो है वो सेक्शन ये वाला डिज़ाइन हो गया। अब ये बेस बनानी थी आपकी, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता लग जाए, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वो बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्विकली मैं एक्सपोर्ट करता जाऊंगा, डिज़ाइन करता जाऊंगा और साथ साथ बताता जाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, वो काम फास्ट हो जाएगा हमारा। पहली बेस बनने में टाइम लगता है। तो अब इस लेक्चर को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसका बाकी का सारा डिज़ाइन करना शुरू करते हैं।